कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी के ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको एग्जाम में 75 में से 70 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो आप भरोसा रखें, ऐसे प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो ये इस तरह के आपके यहाँ पे 4 निर्देशांक दिए गए हैं, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से इन निर्देशांक को आप। अब चलिए पहला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प आपको चुनने हैं, तो 1 से लेकर 6 तक आपके सही विकल्प हैं। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर रहेगा। छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका की रचनाकार है कौन है? रसखान। रसखान जी ने प्रेम वाटिका की रचना की है। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम। और किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है माता पिता में समास है, तो माता पिता में आपका द्वंद्व समास रहेगा। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो तेज प्रवाह से आता पानी, जो तेज गति से पानी आ रहा था वो क्या था? एक तरह से मृत्यु का तरल दूत था। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। सज्जन व्यक्ति है वो क्या करेंगे? निंदा करेंगे। यदि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तब भी वे क्या करेंगे? निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है, यानी कि बड़ा संपूर्ण चित्रण इसमें होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा, तो सूरज रहेगा सूर्य का तद्भव शब्द। चौथा है हमारा कुकुन नहीं जाएगा, तो डेडेस नहीं जाएगा। अगर हमारा कुकुन नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। कांजी हौज में प्रातः काल दोनों मित्रों को बंद कर दिया गया था। और दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कहानी गद्य विधा की रचना है दो बेलों की कथा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और भरोसा रखें, जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ सारे आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कंप्लीट अच्छे से आप जरूर करें। चलिए तीसरा प्रश्न कंप्लीट करते हैं। पहली जोड़ी है पंचवटी, पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंड काव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा, तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय, तो विद्यालय में दीर्घ संधि रहेगी। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसकी जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि परदादी। और कई अंकों वाली रचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक। छठा है टोपी, तो टोपी की जोड़ी रहेगी जूता। तो ये आपके यहाँ से जोड़ियां हो गई हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो सत्य है। दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है झूरी गया का साला था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो सत्य है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो असत्य रहेगा। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के रहत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? इसमें दिग्गु समास रहेगा। पांचवा जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो ये छायावाद के लेखक है।
और यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं आपके। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? 8वां है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 9वां है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? 10वां है, पाटी मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां है, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो सभी के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए। और 12वां है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां है, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? 15वां है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। 16वां है, संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। 17वां है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? 18वां है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 3 नंबर का है और ये उसी तरह से 19वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये यहाँ से 20वां, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद करिए और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो 4-4 नंबर के हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही मैंने आपको बताया है। और 22वें में आपको शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध आपको करना है। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको भी हम समझ लेते हैं, तो किस तरह के इसके आंसर रहेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे-अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त करता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो पहले कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामयानी, आंसू, लहर, झरना। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो अनामिका परिमल इसकी रचना है। तीसरा है महादेवी वर्मा, तो निहार रसीम रहेगी इनकी रचना। चौथा है सुमित्रा नंदन पंत, तो वीणा और युगवाणी इनकी रचना रहेगी। और ये आपका यहाँ से 7वां है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो कवि ने बिना भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है और संसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। तो इस तरह के ज्ञान को जो कबीरदास जी हैं उन्होंने महत्व दिया है। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। ये आपका यहाँ पे अथवा है इसका, कवित्री ललगत द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? तो कवयित्री के जो प्रयास है वो कैसे हैं? परिपक्व नहीं है, उनके कच्चे अधूरे प्रयास है। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो कच्चे रहने पर क्या है उनमें पानी टपकता रहता है, वैसे ही इनके जो प्रयास है वो भी कैसे हैं? मुक्ति के लिए अधूरे हैं, कच्चे प्रयास है इनके, इसलिए इनको मुक्ति मिल पाना असंभव है और साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से मुक्ति मिलना संभव है। तो इस तरह से आप और पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा रही हूँ केवल प्रश्नों को। ये आपका 8वां है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? तो एक सखी गोपी से कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है और वह चाहती है, वह जो सखी है वो गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो। और किस तरह रूप धारण करने को कह रही है कि कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करो
और गले में जो गुंजा फल की माला है उसे पहनो और पीताम्बर ओढ़ लो और अपने होठों पर मनमोहन बंसी धारण करने का आग्रह कर रही है और मधुर स्वर में उसे बजाए, इस तरह का आग्रह सखी करती है। ये यहाँ से इसका अथवा है। तो जो छोटे प्रश्न हैं उनको मैं समझा रही हूँ, बाकी बड़े-बड़े जो प्रश्न हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और ये 9वां है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो मेघ रूपी मेहमान के आने से ग्रामीण की हलचल शुरू हो गई, तेज हवा चलने लगी, आंधी आने से पेड़-पौधे झुकने लगे, धूल उड़ने लगी, तालाब में पानी भर आया और बिजली चमकने लगी तथा पानी बरसने लगा। इस तरह समस्त वातावरण कैसा हो गया? गतिशील हो गया। इस तरह का वातावरण में परिवर्तन देखने को मिला। और लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा। मेहमान पूरे 1 साल बाद आए हैं, इसलिए वह उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है और वह अपनी माँ के यहाँ है, इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वह ओट से देखती है। और ये पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। तो पहला है पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं और जो गेय मुक्तक है वो गाए जाते हैं। दूसरा है इसमें लय, तुक, छंद आदि का ध्यान रखना नहीं होता है और इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। तीसरा इसमें एक ही भाव की गहनता होती है और इसमें संगात्मक की गहनता होती है। चौथा इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि हैं और इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न है जिसमें वीर रस की परिभाषा है, साथ में उदाहरण है। जहाँ किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वह वीर रस होता है। उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय भी आपका कम लेना है। और ये अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा इसके भेद बताना है। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में तगन अथवा जगन का होना जरूरी है। तो ये आपके दोहा छंद की परिभाषा हो गई। यहाँ से ये इसका उदाहरण है, तो अच्छे से पढ़ ले आप इस उदाहरण को और कंप्लीट करें। और अगला आपका प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं? तो छंद और लय से रहित विचार प्रधान तथा व्याकर सम्मत वाक्यों में निबंध रचना को गद्य कहते हैं। किसमें? छंद और लय से रहित है, विचार प्रधान तथा व्याकरण सम्मत वाक्यों में निबंध रचना को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। और ये इसका यहाँ पे अथवा है, सॉरी ये आपका यहाँ से, हाँ ये इसका अथवा है। कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। तो पहला है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा है राजकुमार वर्मा, चौथा है उदय शंकर भट्ट। तो 2 पूछे गए हैं, आपको 4 बताए हैं। जो अच्छे लगे कंप्लीट कर ले। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। तो भाषा शैली इनकी काव्यगत विशेषता निम्न है। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा सभी को, क्योंकि समय भी आपका बचाना है, इसलिए काफी जो बड़े प्रश्न के आंसर हैं उनको आपको समझ लेना है। और ये यहाँ से महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। पहली रचना अतीत का चलचित्र, दूसरा है स्मृति की रेखाएं, तीसरा है पथ के साथी, चौथा है मेरा परिवार। और ये अगला है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? तो सौतेली माँ के मरने से दुखी बच्ची ने जब बैलों पर अत्याचार देखा तो उनके प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। और ये इसका अथवा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो लेखक को अपनी यात्रा के दौरान निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला,
उन्हें भिखमंगे के वेश में यात्रा पर निकलना पड़ा। दूसरा, हर जगह घोड़ा नहीं मिला, इसलिए उन्हें पीठ पर वजन लादकर पैदल चलना पड़ा। तीसरा, लेखक को घोड़ा मिला, वह बहुत धीरे-धीरे चल रहा था और जोर देने पर वह और सुस्त पड़ जाता था, तो इस तरह की समस्याएं उनको देखने को मिली। और सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक में सांवले शब्द उदासी के लिए आया है। लेखक अपने मित्र सलीम अली की मृत्यु से उदास यह स्मरण उनकी मृत्यु से उदास है। यह संस्मरण मृत्यु की उदासी के साथ यमुना के सांवले पानी में सांवले रंग वाले कृष्ण का भी उल्लेख इसमें हुआ है। और ये यहाँ से आपका लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। इस तरह वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। और ये यहाँ से संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित। तो दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, और विद्या प्लस आलय तो इसका रहेगा विद्यालय, और सूर्य प्लस उदय तो इसका रहेगा सूर्य उदय। तो इस तरह से यहाँ पे इनका विच्छेद होगा। और ये आपका तत्सम और तद्भव की तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों शब्द हिंदी में लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आस्थि, मस्तिष्क, पत्र आदि। और बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो लेखक रेणु जी उस क्षेत्र में पैदा हुए थे जहां बाढ़ पीड़ित शरण लेते थे। इस कारण उन्हें बाढ़ पीड़ितों की सहायता की आदत थी। उन्हें सुनने से संतोष नहीं होता था, इसलिए वे स्वयं जाकर देखना चाहते थे। और ये 17वां है, रीढ़ की हड्डी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।